साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत के रामसर स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अभी कुछ समय पहले 26 नए रामसर स्थलों को जो है रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार से भारत में 75 रामसर स्थल वर्तमान में हो चुके हैं और यह संख्या जो है पूरे एशिया में सर्वाधिक है। तो इसलिए जो रामसर स्थल है, इससे संबंधित प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के पूरे चांस हैं। तो इसी के संदर्भ में हमारे लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग भारत के रामसर स्थलों के बारे में और आद्य भूमियाँ क्या होती हैं उन सभी के संबंध में चर्चा करेंगे और जो नए 26 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं उन सभी के बारे में और उनकी क्या विशेषता है उनके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्द्र भूमि होती क्या है या वेटलैंड क्या होते हैं। तो देखिए, आर्द्र भूमियों पर रामसर अभिसमय के अनुसार दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जल भरण वाले इलाके, शुष्क प्रदेश इत्यादि को आर्द्र भूमि या वेटलैंड के रूप में परिभाषित किया गया है। प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, स्थायी अथवा अस्थायी, पूर्णकालिक आर्द्र अथवा अल्पकालीन, स्थिर जल अथवा अस्थिर जल, मीठा या लवणीय जल, इन सभी प्रकार के जलों वाले स्थल आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। साथ ही समुद्री जल के ऐसे क्षेत्र जिनकी गहराई कम ज्वार में 6 मीटर से अधिक नहीं जाती है, वे भी आर्द्र भूमि कहलाते हैं। इनका महत्व क्या है? तो देखिए, आर्द्र भूमियाँ मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। इनसे मनुष्य को अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे ताजे जल की आपूर्ति, खाद्य एवं निर्माण सामग्रियों की प्राप्ति इत्यादि। साथ ही ये बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी सहायक होते हैं। रामसर अभिसमय के बारे में बात करें तो देखिए, आर्द्र भूमियों पर अभिसमय या कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को रामसर अभिसमय, रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा समझदारी पूर्वक उपयोग हेतु एक अंतर सरकारी संधि है। इस संधि का उद्देश्य स्थानीय तथा राष्ट्रीय कार्रवाइयों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्द्र भूमियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इस अभिसमय या कन्वेंशन का नामकरण ईरान के शहर रामसर के नाम पर किया गया है, जहां वर्ष 1971 में यह अभिसमय या कन्वेंशन हस्ताक्षरित किया गया था। रामसर कन्वेंशन वर्ष 1975 में प्रभावी हुआ। वर्तमान में इस कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या लगभग 172 है। रामसर सूची की बात करें तो देखिए, इस कन्वेंशन में शामिल होते समय प्रत्येक देश को अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्थित न्यूनतम एक आर्द्र भूमि स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में शामिल किए जाने के लिए नामित करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची को रामसर सूची भी कहा जाता है। इसी सूची में भारत के कुल 75 रामसर स्थल शामिल हैं या आर्द्र भूमियाँ शामिल हैं। वर्तमान में यह रामसर सूची विश्व में संरक्षित क्षेत्रों, प्रोटेक्टेड एरिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है वो 2435 से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसमें और भी आंकड़े जुड़ गए हैं तो ये संख्या एग्जैक्ट नहीं है। इन रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल 25,46,85,425 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। रामसर सूची की कुछ खास बातों के बारे में बात करें तो रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जिसे वर्ष 1974 में रामसर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त रामसर सूची में शामिल सबसे बड़ा स्थल ब्राज़ील का रियो निग्रो है। इस स्थल के अंतर्गत 1,20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र आच्छादित है। यूनाइटेड किंगडम के सर्वाधिक 175 स्थल रामसर सूची में शामिल हैं। इसके बाद मैक्सिको का नंबर आता है, जहाँ पे 142 स्थल इसमें शामिल हैं और एशिया में सर्वाधिक भारत के 75 हैं। आगे देखते हैं, अब यहाँ बात करते हैं जो नए रामसर स्थल भारत के शामिल किए गए हैं इस रामसर सूची में, इनकी संख्या कुल 26 है, जिससे भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 75। ठीक है, 75 हो गई है। और यहाँ एक फैक्ट को आप और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 14 रामसर स्थल हैं, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं। तो बात करते हैं तमिलनाडु की, तो देखिए तमिलनाडु के कुल 13 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची के तहत शामिल किया गया है।
इसमें कुछ मानव निर्मित है, कुछ प्राकृतिक हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं करिकिली पक्षी अभयारण्य के बारे में। तो देखिए, यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसमें वर्षा आधारित सिंचाई के 2 तालाब हैं, लेकिन ये 12मासी नहीं है। इसे वर्ष 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। कौन सी प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों को याद करना महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही हम याद कर पाएंगे, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। दूसरा है पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह ताजे जल की कच्छ भूमि और आंशिक रूप से लवण युक्त आर्द्रभूमि से युक्त है। यह बाढ़ प्रवण चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों के लिए जलीय अर्थात एक्वेटिक बफर के रूप में कार्य करती है। पिचवारम मैंग्रोव के बारे में बात करें तो यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव परितंत्रों में से एक है। यह बेल्लार और कोल्लीडम नदियों के ज्वारनद मुख के बीच स्थित है। यह बेलचाली और स्वयं फॉरेस्ट अर्थात दलदल वन पर्यावास है। यह मुख्य रूप से सफ़ेद झींगे और टाइगर झींगे सहित व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण झींगों की महत्वपूर्ण पर्यावास है। आगे चलते हैं। अगला है कुथन कुल्लम पक्षी अभयारण्य। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसमें सिंचाई के लिए उपयोग होने वाला एक तालाब है। यह तालाब कुछ सदियों पहले निर्मित नहरों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसमें पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। यह प्रवासी पक्षियों के सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में स्थित एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है, अर्थात इसे इंग्लिश में कहते हैं इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, IBA। अगला है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे मरीन नेशनल पार्क, IBA अर्थात इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया हिंदी में कहें तो महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मारा केयार यहाँ के मुख्य स्थानीय समुदाय हैं। बेम्बनूर आर्द्रभूमि परिसर। यह मानव आर्द्रभूमि है। यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA का एक हिस्सा है। माना जाता है कि यहाँ मौजूद सिंचाई के तालाब का निर्माण पांड्य राजा वीर नारायण के शासनकाल में हुआ था। इस तालाब और थेराकल नहर को सिंचाई के उद्देश्य से पझियार नदी से जल प्राप्त करने हेतु डिजाइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है बेल्लोड पक्षी अभयारण्य। बेल्लोड पक्षी अभयारण्य यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह जो है मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह प्रवासी पक्षियों के सेंट्रल एशियन फ्लाईवे मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में स्थित है। बेदांतगल पक्षी अभयारण्य यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। बेदांतगल गांव में सिंचाई हेतु उपयोग होने वाला एक छोटा सा तालाब है। यह चट्टानी मैदानों और अपघर्षित हो चुके कम ऊंचाई वाले टीलों से घिरा हुआ है। यह स्थल एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA है। यह भारत के सबसे पुराने पक्षी संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। अगला है उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसमें सिंचाई हेतु उपयोग होने वाले तालाब हैं जो मानव निर्मित हैं। ये तालाब नहरों के एक प्राचीन नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं। मेट्टूर बांध से निकली कोरयार नहर के माध्यम से इसमें जल की आपूर्ति होती है। इस भूक्षेत्र के दक्षिणी भाग में आंशिक रूप से कोरयार नदी बहती है। आगे चलते हैं। अगला है चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह अर्धचंद्राकार प्रकार का एक अभयारण्य है जो सामुदायिक तालाब के तटबंध के भीतर स्थित है। यह वर्ष 1989 से एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यह तमिलनाडु वन विभाग के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है। आगे चलते हैं। अगला है सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि। यह भी मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह सुचिंद्रम थेरूर मनाकुंडी कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है। इसमें एक मानव निर्मित 12मासी अंतःस्थलीय तालाब है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। वदबूर पक्षी अभयारण्य यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह तंजावुर से 25 किलोमीटर दूर एक विशाल मानव निर्मित वदुबूर झील में स्थित है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। अगला है कांजी रनकुलम पक्षी अभयारण्य। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। वर्ष 1989 में इसे एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र भी है। तो देखिए, जो 13 आर्द्रभूमियाँ रामसर स्थल के रूप में सूचित की गई हैं तमिलनाडु की, इसमें से आपकी 3 जो हैं, 3 कौन कौन सी? पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व, देख लेते हैं एक बार, ऐसे देखिए, एक सेकेंड।
पल्लीकरनाई, एक सेकेंड इसको मार्क कर देते हैं, पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व ये आपका प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। पिचवारम मैग्रोव ये प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसके अतिरिक्त मन्नार की खाड़ी समुद्री बायो रिजर्व ये प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ये तीनों के नाम याद रखिए, ये तीनों ही प्राकृतिक आर्द्रभूमि, बाकी अन्य जितनी भी शामिल की गई हैं ये मानव निर्मित आर्द्रभूमियां हैं तमिलनाडु की। आगे चलते हैं, अब मध्य प्रदेश के जो आर्द्रभूमियां शामिल की गई उनको देख लेते हैं। तो कुल 3 आर्द्रभूमि को जो है रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है मध्य प्रदेश के। तो कौन कौन सी? पहली है शाक्य सागर आर्द्रभूमि, यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। वर्ष 1918 में महाराजा सिंधिया के शासनकाल में मनियार नदी पर बांध बनाए जाने से इसका निर्माण हुआ। यह जलाशय माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसमें ओपन वाटर और दलदल भूखंड के साथ साथ वृक्षावरण वाले तथा छोटे कृषि भूखंड भी हैं। शिरपुर आर्द्रभूमि यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसका निर्माण इंदौर के होलकर शासकों द्वारा कराया गया था। यह पिछली 2 शताब्दियों में मौजूद है और लगभग प्राकृतिक विशेषताओं को बनाए हुए है। यशवंत सागर यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह गंभीर नदी पर बने बांध से निर्मित जलाशय है। यह इंदौर क्षेत्र में स्थित 2 महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA में से एक है। साथ ही यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से भी एक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इंदौर शहर की जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये जो 3 आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश की जिन्हें रामसर सूची में शामिल किया गया, तीनों के तीनों मानव निर्मित हैं। अब चलते हैं अगला, उड़ीसा के 4 रामसर या आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पहला है सतकोशिया गार्ज, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसे वर्ष 1976 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था सतकोशिया को, और वर्ष 2007 में इसे सतकोशिया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसमें 2 निकटवर्ती वन्यजीव अभयारण्य सतकोशिया गार्ज अभयारण्य और बैशीपल्ली अभयारण्य शामिल हैं। यह महानदी के गार्ज के साथ विस्तृत है। दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट के संगम स्थल पर नदियाँ, दलदल और सदाबहार वन मौजूद हैं। अगला है अंशुपा झील, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह महानदी की एक गुखुर झील है। साथ ही यह उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो हैं ये प्राकृतिक हैं और दोनों ही महानदी से संबंधित हैं। अगला है हीराकुंड जलाशय, यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह उड़ीसा में महानदी पर वर्ष 1957 बनकर तैयार हुआ सबसे लंबा अर्थफिल बांध है। यह जलाशय सालाना 480 मीट्रिक टन मछली, लगभग 300 मेगावाट जल विद्युत और 4,36,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र की सिंचाई के स्रोत हैं यहाँ पर। तो ये तीनों आपका सतकोशिया गार्ज, अंशुपा झील और हीराकुंड जलाशय ये महानदी से संबंधित हैं। तंपारा झील यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह गंजम जिले में स्थित उड़ीसा की सबसे प्रमुख ताजे पानी की झीलों में से एक है। यहाँ का अवतल बेसिन आसपास के जल ग्रहण क्षेत्र से बहकर आए वर्षा के जल से धीरे धीरे भर गया और इसे अंग्रेजों द्वारा टैंक कहा जाने लगा। बाद में स्थानीय लोग इसे तंपारा कहने लगे, झील कहने लगे। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम के एक आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसका नाम है पाला आर्द्रभूमि। यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसे स्थानीय मारा जनजाति के लोग श्रद्धा के नजरिए से देखते हैं। गोवा की एक आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका नाम है नंदा झील। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसमें ताजे जल का मौसमी दलदल भी शामिल है। यह दलदल जुआरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी के किनारे स्थित है। अगला है जम्मू कश्मीर। यहाँ के 2 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पहला है हाइगम आर्द्रभूमि जल संरक्षण, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह झेलम नदी बेसिन में स्थित है। इसे महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। अत्यधिक गाद जमा होने के कारण हाइगम आर्द्रभूमि ने अपनी आर्द्रभूमि संबंधी विशेषताओं को काफ़ी हद तक खो दिया है और कई जगहों पर यह एक स्थलीय भूभाग में बदल गई है। महत्वपूर्ण प्रजातियाँ छोड़ दीजिए। अगला है शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, यह भी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है जम्मू कश्मीर की। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में फ्रैगमाइटस कम्युनिस और टाइफा अंगुस्ताता व्यापक प्राकृतिक पर्यावास प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र के एक आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसका नाम है ठाणे क्रीक। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसे ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया। यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस क्रीक में ताजे जल की आपूर्ति के कई स्रोत हैं, जिनमें उल्हास नदी सबसे बड़ी है। यहाँ लगभग 20% मैग्रोव प्रजातियाँ हैं। फ्लेमिंगो इत्यादि भी यहाँ पाई जाती हैं। कर्नाटक के एक रामसर स्थल आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। इसका नाम है रंगन्नाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। ठीक है, रंगन्नाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह कावेरी नदी का एक भाग है।
इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हमने जो नए शामिल हुए 26 रामसर स्थलें या आर्द्रभूमि, जिनको रामसर स्थल को सूचीबद्ध किया गया, उनके संबंध में हमने देखा और उनकी विशेषताओं के संबंध में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।